नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। कहानी का नाम है अनमोल भेंट। तो आइए सुनते हैं कहानी अनमोल भेंट। रायचरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चे खिलाने पर नौकर हुआ था। इसके पश्चात काफी समय बीत गया। नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में प्रविष्ट हुआ। स्कूल से कॉलेज में पहुंचा, फिर एक सरकारी स्थान पर लग गया। किंतु रायचरण अब भी बच्चा ही खिलाता था। यह बच्चा उसकी गोद में पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता था। जब रायचरण दौड़कर उसको पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। यह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता था तो उसका हृदय बहुत ही हर्षित होता था। वह दोनों हाथों पृथ्वी पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसके पीठ पर सवार हो जाता था। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए कलकत्ता से उन्होंने अपने बच्चे के लिए अमूल्यवान आभूषण कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर गाड़ी भी खरीदी। वर्षा का समय था, कई दिनों मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसके बाद बादल भी फटे। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने के लिए आग्रह किया। रायचरण उसे गाड़ी पर बिठाकर बाहर ले गया। खेतों में खूब पानी भरा हुआ था। बच्चों ने फूलों का एक गुच्छा देखा और जिद करके उसे मांगने लगा। रायचरण उसे बहलाना चाहता था किंतु वह ना माना। विवश होकर रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए उसे घुटने घुटने पानी में फूल तोड़ने लगा। कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह धंस गए। बच्चा तनिक देर मौन गाड़ी में बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा और पास से एक लकड़ी पड़ी थी उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उनकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर से ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मुंहजोरी जलपरियां सुंदर बच्चे को अपने हाथों से खिलाने के लिए बुला रही हों। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो उसने देखा कि गाड़ी गाड़ी खाली पड़ी है। उसने इधर उधर देखा, पैरों के नीचे से धरती निकल गई। पागलों की भांति चहुओर देखने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता था, लेकिन उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि न आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करने पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने प्रारंभ कर दिए, किंतु वह प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में यही कहता कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यह सहमति थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया, किंतु फिर भी हृदय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। एक यह कि उसी संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर से गया हुआ था। माँ को संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासितों के हाथ बेच तो नहीं दिया। वह रायचरण को अलग ले गए और उनसे विनती करके कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना रुपया चाहे ले लो, किंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश उसके घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु माता के हृदय में शंकाएं दूर न हुई। वह बार बार यही कहती थी कि मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने हुआ था, अवश्य इसने। रायचरण अपने गांव वापस चला गया। उसे कोई संतान न थी और न ही संतान होने की कोई संभावना ही थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया। परंतु पत्नी श्रुतिका ग्रह में ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी। उसने बच्चे का पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा तो वह घर वालों की नजर बचाकर बाहर भी निकल जाता था। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने उसने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर जाती जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे की जुबान खुली तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था कि जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके मालिक ने ही उसके घर में जन्म लिया है। इसी विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि नन्हे बालक की मृत्यु के थोड़े दिन पश्चात ही यह बालक उत्पन्न हुआ था। दूसरे यह कि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा ही न थी। तीसरे यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं उसके नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे की देखभाल में संलग्न रहता था। उसे भय था कि उनका नन्हा मालिक फिर से कहीं गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवा दिए। वह उसी गाड़ी में बिठाकर प्रतिदिन वायु सेवन के लिए बाहर ले जाता था। धीरे धीरे
दिन बीतते गए, बच्चा शयाना हो गया, परंतु इस लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया। किसी से सीधे मुंह बात न करता था। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का शिक्षा योग्य हुआ तो रायचंद ने अपनी छोटी सी जमीन बेचकर कलकत्ता आ गया। उसने दूर दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को सरकारी स्कूल में दाखिल कराया। उसको पूर्ण विश्वास था कि बड़ा होकर फलन अवश्य जज बनेगा। होते होते अब फलन की आयु 12 वर्ष हो गई। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा था, शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी थी। उसको बनाव श्रृंगार की भी बड़ी चिंता रहती थी। जब देखो दर्पण के में हाथ लिए बाल बनाता रहता था। वह अपव्ययी भी बहुत था। पिता की सारी आय वे की विलास सामग्री में व्यय कर देता था। रायचंद उसे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु प्रायः उनका बर्ताव उस लड़के से ऐसे होता था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता था। उस फलन भी उसे पिता न समझता था। दूसरी बात यह थी कि रायचंद स्वयं को फलन का पिता प्रकट भी न करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचंद के गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं में सम्मिलित हो जाता था। रायचंद ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया, अब वह लगभग सारा समाप्त हो चुका था। उसका साधारण वेतन फलन के खर्चों के लिए कम था। वह प्रायः अपने पिता से जेब खर्च और विलास की सामग्री तथा अच्छी अच्छी वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रायचंद के मस्तिष्क में आई। उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो कुछ भी शेष था फलन को सौंप कर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य के लिए गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम किसी बात से घबराना नहीं। रायचंद सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर लगे हुए थे। उसके और कोई दूसरी संतान न थी। इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी पत्नी संतान उत्पत्ति के लिए बाजारू दवाएं बेचने वाले से जड़ी बूटी खरीद रही थी। काफी दिनों के पश्चात वह अपने वृद्ध नौकर रायचंद को देखकर आश्चर्यचकित हुई। उनकी पुरानी सेवा विचार करके उसको रायचंद पर तरस आया और उससे पूछा, क्या तुम फिर से नौकरी करना चाहते हो? रायचंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू रायचंद की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकले। रायचंद की शक्ल देखकर उनके कलेजे का जख्म ताजा हो गया। उन्होंने मुंह फेर लिया। रायचंद ने अनुकूल बाबू को संबोधित करते हुए कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचंद ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचंद से अत्यधिक विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। रायचंद ने कहा, मैं परसों ले आऊँगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बेचैनी से रायचंद की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे के इधर उधर टहलने लगते तो थोड़े समय के बाद वह आराम कुर्सी पर बैठ जाते। आखिर 10 बजे लगभग रायचंद ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू के घर वाली फलन को देखते ही दीवानों की भांति उनकी ओर लपकी और उसे बड़े जोर शोर से गले लगा लिया। उसके नेत्रों की आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत ताकने लगती। फलन सुंदर था, उसके कपड़े भी बहुत अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु जरा देर के बाद उनकी पितृ प्रेम के स्थान पर कानून भावना ने ले लिया। उन्होंने रायचंद से पूछा, भला इसका प्रमाण क्या है कि यह बच्चा तुम्हारा है? यह बच्चा मेरा है? रायचंद ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार? इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवा किसी को नहीं हो सकता। मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को कलेजे से लगाए हुए तो प्रमाण मांगना व्यर्थ मालूम हुआ। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गंवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ से मिल सकता है और झूठ बोलने से इसे लाभ भी क्या हो सकता है। सहसा उन्हें अपने वृद्ध नौकर की बेध्यानी याद आई। कानूनी मुद्रा से बोले, रायचंद, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचंद ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार, अब मैं कहाँ जाऊँगा? बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकरी भी ना रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान होगा? हमारा बच्चा भी इसे देखकर खुश और प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कहानी उनकी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा के लिए नहीं है। रायचंद ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार, मुझे ना निकालिए, मैंने आपका बच्चा चुराया नहीं था, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गंवार की इस बात पर और भी अधिक क्रोध आ गया। बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ
कृतज्ञता की है। रायचंद ने कहा, सरकार मेरा कुछ अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू त्योनियों के बल डालकर कहने लगे, तो फिर इसका अपराध क्या है? रायचंद ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का है। परंतु शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। फलन को जब मालूम हुआ कि वास्तव में वह एक धनी व्यक्ति का पुत्र है, तो उसे भी रायचंद की इस चेष्टा पर क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा। फिर रायचंद को देखकर उसे दया भी आई। उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इनको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसको अपने साथ रखना नहीं चाहते तो इनको थोड़ी सी पेंशन दे दिया करें। इतना सुनने के बाद रायचंद अपने बेटे को अंतिम बार देखकर अनुकूल बाबू की कोठरी से निकलकर चुपचाप कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर था। अनुकूल बाबू ने रायचंद के गांव कुछ रुपए भेजे थे, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया क्योंकि गांव में अब इस नाम का कोई व्यक्ति न था। तो आपको अनमोल भेंट कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, साहित्य हमारे देश का सुनते रहिए। धन्यवाद।